हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको कंटिन्यू करते हुए हमारे उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो डिटरमाइन की जाती है जेनेटिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो जो जेनेटिकल फैक्टर्स रहते हैं वो हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस हैं उसको बताते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर रहते हैं वो या तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं या उसको रोक देते हैं, ठीक है, या उसके जो प्रोसेस है उसको बहुत ही स्लो कर देते हैं। तो जो हमारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो कुछ फेवरेबल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और कुछ अनफेवरेबल रहते हैं। और जो हमारे पास अनफेवरेबल फैक्टर्स ऑफ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर रहते हैं जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं वो रहते हैं जैसे माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, लैक ऑफ प्ले, लैक ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग, कुछ डिसेबिलिटीज़ और हार्मोनल डिस्टर्बेंस। और जो कि हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको मतलब एक ऑप्टिमम स्टेज तक पहुंचने में डिस्टर्बेंस या ऑब्स्टेकल जनरेट करते हैं। अगर हम इनको रिमूव या मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपना एक रेट कुछ टाइम पीरियड के अंदर अपना रेट कैचअप कर लेती है। और जो बात करते हैं जेनेटिकल फैक्टर होते हैं, वो जेनेटिकल फैक्टर डिफरेंट रहते हैं हर इंडिविजुअल के लिए, और वो आते हैं जब उसके मतलब पूर्वजों से जो उसके एंसेस्टर्स रहते हैं उनसे आते हैं जो जेनेटिकल फैक्टर रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई बच्चा है जो मतलब जेनेटिकली उसको लंबा मतलब उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा रहेगी, तो जो उसकी जो ग्रोथ रहेगी वो ज़्यादा फास्ट रहेगी एज कंपेरिजन करते हैं जिस उस बच्चे के साथ जिसकी जो हाइट है वो जेनेटिकली छोटी रहेगी। और एक और एग्जांपल ले लें कि कोई बच्चा वो जेनेटिकली मतलब वो चालाक होगा वो या वो मतलब तेज बुद्धि वाला होगा, तो जो उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रहेगी वो फास्ट रहेगी उस बच्चे से जो कि जेनेटिकली एवरेज मतलब ज़्यादा तेज बुद्धि वाला नहीं होगा। उसके कंपैरिजन में जो उसकी जो ग्रोथ रेट होगा वो बहुत फास्ट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जेनेटिकल फैक्टर्स आते हैं वो हमारी मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की लिमिटेशन एंड पोटेंशियल को डिटरमाइन करती है। और जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो रेट रहता है या उसको जो बूस्ट करते हैं या स्टॉप या स्लो कर देते हैं। तो जो ये फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और both the internal and external factor play an important role in influencing growth and development of an individual. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। तो जो इंटरनल फैक्टर रहते हैं हमारे पास मेनली वो रहते हैं हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल मैच्योरिटी एंड सोशलाइजेशन। तो ये हमारे पास तीन मेन इंटरनल फैक्टर रहते हैं। अब बात करें हम हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, तो ये हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो फैक्टर्स रहते हैं वो डिसाइड करते हैं इन द चाइल्ड फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, मतलब ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ही होते हैं। तो हेरिडिटी फैक्टर ये सेम आगे हमारे जेनेटिकल फैक्टर की पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट को सिग्निफाई करते हैं। जब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो जो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं किस एक्सटेंट तक डेवलपमेंट या ग्रोथ उसको स्पेसिफाई करते हैं। अब हम
सम ऑफ द हेरिडिटी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर। तो जो हमारे हेरिडिटिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, वो रहते हैं फिजिक, इंटेलिजेंस, सेक्स डिफरेंस एंड नर्वस सिस्टम। तो जो हेरिडिटिकल फैक्टर हैं वो हमारी फिजिक को इफेक्ट करते हैं। इसमें हाइट, वेट, कंप्लेक्शन, कलर ऑफ आई, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट लाइक डीफनेस, डमनेस एंड ब्लाइंडनेस आती हैं। मतलब कोई बच्चा वो फिजिकली वीक है तो उसको मतलब डिफरेंट हो सकता है कि उसको बीमारियां जल्दी लगे या वो बीमार जल्दी हो जाए, और उसको मतलब मेंटल डिस्टरबेंस फील होती हो, या वो मेनली माल एडजस्टमेंट से सफ़र करता है। और अगर वहीं दूसरी ओर अगर कोई बच्चा हेल्दी है तो उसको मतलब ना तो मेंटल डिस्टरबेंस होगी और ना ही उसको माल एडजस्टमेंट से सफ़र करना होगा। उसका जो एक मतलब अच्छा एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड द लाइफ। अब बात करते हैं कि हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इंटेलिजेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट, लर्न, मेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो जो इंटेलिजेंस है, अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली फिट है और प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, या उसकी जो ग्रोथ रेट है इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट का वो प्रॉपर है, तो मतलब अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा अपने पर्टिकुलर पीयर ग्रुप के साथ। और जो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर ग्रो नहीं हो पा रहा है वो सफ़र करेगा, वो लैग बिहाइंड करेगा अपने ग्रुप के साथ एडजस्ट होने में, और उसको स्कूल और सोसाइटी में एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं कि हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर सेक्स डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सेक्स डिफरेंस हमारे जेनेटिकली आउटकम्स रहती हैं। अगर बात करते हैं कि जो लड़के होते हैं वो मतलब मेंटली टफ होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो मतलब उनके जो टॉलरेंस, सिंपैथी और काइंडनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर, सेक्रीफाइस, वो इन चीज़ों में लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा जल्दी मैच्योरिटी या उनसे पहले ही मैच्योरिटी गेन कर लेती हैं। तो जो लड़कों का फिजिक होगा वो वार्डर और इन कंपैरिजन टू गर्ल्स रहेगा। तो इस प्रकार से जो है बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो कोई भी पर्सन है जो उसकी एबिलिटी रहती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहती है, मोटर एबिलिटी रहती है, फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है और एबिलिटी टू एडजस्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर। अगर जेनेटिकली नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं होगा, या मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट या डिजीज़ रहेगी, या उसमें कोई इंजरी रहती है, तो पर्सन की एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मोटर एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और एबिलिटी टू एडजस्ट, इनको इफेक्ट करेगी, जो कि डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को इफेक्ट करती है। अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं है तो वो लिमिट कर देगा किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग कैपेसिटी को। इमोशनल मैच्योरिटी, जो हमारी इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। तो अगर कोई प्रॉपर इमोशनली मैच्योर नहीं है और उसका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो उसकी जो डेवलपमेंट रहेगी वो इन्फ्लुएंस होगी। मतलब जो हम जैसे मान लेते हैं कि हम किसी बच्चे के मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पर उसका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो कभी भी हंसना या रोना शुरू कर देता है, तो हम उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को छोड़ के उसको उसके इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना सिखाएंगे, जिससे वो उस बच्चे से पीछे लैग बिहाइंड करेगा जिसके पास इमोशनल कंट्रोल है
और हम उसके इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इन एक क्लास में हम मतलब किसी भी बच्चे की मतलब मान लेते हैं कि हम उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे हैं जो इमोशनली मैच्योर नहीं है, उनका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो रो रहे हैं या कभी हंस रहे हैं या कभी कुछ कर रहे हैं। तो पहले तो हम उनके जो इमोशनल कंट्रोल के ऊपर काम करेंगे, और जो बच्चा इमोशनली फिट है या मैच्योर है उसको उसके लिए हम उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो जिससे कि वह जो इमोशनली इनमेच्योर बच्चा है वो लैग बिहाइंड करेगा अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच person learn to behave according to social standards and make social adjustment. Socialization significantly influence various aspects of growth and development. अगर हम बात करेंगे मतलब सोशलाइजेशन में एग्जांपल लेते हैं इसका, कि मान लेते हैं कि एक क्लास है जो कि एक पर्टिकुलर डांस प्रोग्राम में परफॉर्म करने जा रही है और एक बच्चों का ग्रुप है और हम उसमें पर्टिकुलर स्टेप्स सिखा रहे हैं, पर एक बच्चा जो इंटेलेक्चुअली फिट नहीं है, ठीक है, और वो उन स्टेप्स को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जो सोशल स्टैंडर्ड है, तो सोशल स्टैंडर्ड यहाँ पे हो गया कि पर्टिकुलर स्टेप हमें पर्टिकुलर रिदम के ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो नहीं कर पा रहा है, तो उससे उसकी जो इंटेलेक्चुअल और जो मोटर एबिलिटी है वो इफेक्ट हो रही है। तो इससे जो इसका ग्रोथ पैटर्न है वो या जो रेट है वो बहुत स्लो है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो उसकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम एक्सटर्नल फैक्टर में को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक इन्वायरमेंट इन द मदर बॉम्ब और दूसरा आता है इन्वायरमेंट आफ्टर बर्थ। फैक्टर लाइंग आउटसाइड द इंडिविजुअल इन हिज इन्वायरमेंट आर सेड टू बी एक्सटर्नल फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जिनका जो रोल है वो तभी शुरू हो जाता है जस्ट आफ्टर वंस कंसेप्शन। तो अब हम बात करें इन्वायरमेंट अवेलेबल इन द होम ऑफ मदर। तो मतलब बच्चे को मतलब कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है फ्रॉम, मतलब जब उसकी कंसेप्शन हुई थी तब से लेके बर्थ तक इनसाइड द होम ऑफ मदर। इसमें उसकी न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर हम कुछ फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बात करें तो पहला आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द चाइल्ड विद इन द बॉम ऑफ मदर। तो उसको किस प्रकार की जो न्यूट्रिशन मिल रही है जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है या कम है, ठीक। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट को इफेक्ट करता है। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड चिल्ड्रंस गेटिंग नरिशमेंट इन द बॉम, और ये भी डिपेंड करता है कि मतलब एक वो ट्विंस हैं या सिंगल चाइल्ड है तो उनको अप्रोप्रिएट चीज़ें मिल रही हैं जो कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं या नहीं मिल रही हैं। मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। या कोई जब बच्चा मदर के बॉम में होता है या कोई डैमेज हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है वो भी इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। तो मतलब बच्चा जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंट है, उनसे क्या
गेन कर रहा है या उसको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट आता है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट ऑफ लाइफ। जो अगर हम सिंपली बात करते हैं एक्सीडेंट की, तो अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, उसकी जो मतलब है छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी एक कोई डिसेबिलिटी हो जाती है उसको, मान लेते हैं कि उसको मतलब उसका जो बाजू है वो टूट जाती है, इससे जो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। अगर हम बात करें कि उसके नर्वस सिस्टम में कोई सेटबैक लगता है, उसके कोई लाइफ इंसिडेंट रहता है जो बैड इफेक्ट डालता है उसके नर्वस मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो वो उसके अदर डिमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट रहते हैं जैसे सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड फिजिकल, उनको इफेक्ट करता है। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड मेडिकल केयर। और बच्चा जो अपने स्टार्टिंग अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ रहते हैं, उनमें मतलब कैसा फिजिकल इन्वायरमेंट और मेडिकल केयर उसको मिलता है। अगर उसको अच्छी क्वालिटीज़ की मेडिकल केयर मिलती है, अच्छा फिजिकल इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो ओवरऑल ग्रो कर सके, ठीक है, तो उससे जो है बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रॉपर होगी। अगर पर उसका जो उसकी बॉडी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिकल केयर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगी। और हम फिजिकल इन्वायरमेंट एंड मेंटल केयर में हो सकता है कि उसको उसकी बॉडी की डिमांड ओपन स्पेस, बैलेंस डाइट और गुड लिविंग एंड अच्छी वर्किंग कंडीशन, प्लेइंग कंडीशन और प्रॉपर और टाइमली मेडिकल केयर हो सकती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। तो मतलब किस तरह की जो उसको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है एक्सटर्नल, जो हमारे पास सोशल और कल्चरल फोर्सेस रहती हैं, जो कि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय द चाइल्ड, मतलब उसको किस प्रकार का मतलब स्कूलिंग हो रही है, उसकी एजुकेशन किस लेवल की हो रही है, वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, मतलब उस बच्चे को किस लेवल तक की जो एजुकेशनल वोकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो अपने जो लिमिटेशन है उनको कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है। पेरेंटल एंड फैमिली केयर आर रिसीव्ड बाय द चिल्ड्रन, किस प्रकार की जो मतलब उसको पेरेंट्स हैं और जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का है या कैसा है, वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। द क्वालिटी ऑफ नेबरहुड एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसको किस प्रकार का नेबरहुड एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट मिला है। इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स एंड द फैमिली, ये भी उसकी उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है जो बच्चे की जो सोसाइटी है और ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो बिलोंग करता है, वो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। जैसे कि कोई बच्चा शहर में रहने वाला और कोई बच्चा गांव में रहने वाला है, जो उनकी जो एक्टिव डेवलपमेंट है वो बहुत डिफरेंट रहती है। और जो उस बच्चे का अपने हम उम्र या अपने दोस्तों के साथ जो उसकी कंपनी है वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। और किस प्रकार का ट्रीटमेंट सोसाइटी उनके साथ या उस बच्चे के साथ या उस बच्चे की फैमिली के साथ करती है, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो ये थी डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेसेस रहती हैं जो कि
शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। थैंक यू।